नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इस आने वाले पेपर के लिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं की मैं चर्चाएं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आज आप बात कर रहा हूँ आपसे राजस्थान की सामान्य जानकारी, अर्थात राजस्थान का जीके। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बलवंत विलास रचना का क्या नाम है? बलवंत विलास। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बलवंत विलास है, ये आपके लिखी है किसने? सूर्यमल मिश्र। किसने लिखी है? तो आप देखिएगा, ये जो रचना है, ये किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्रण जिन्हें राजस्थान में आप देखिएगा, इन्हें आप लोग इनकी इनकी बहुत सारी रचना। ये जो सूर्यमल मिश्रण है, ये बूंदी के राजा राम सिंह, बूंदी के राजा हुए थे हमारे राम सिंह, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। और बूंदी के राजा ये जो राम सिंह थे, ये कब थे? 1857 की क्रांति के समय। तो सूर्यमल मिश्रण ने कई सारी ऐसी रचनाएं लिखी कि हमारे जो राजा राम सिंह जी थे, उन्होंने बिल्कुल भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तो राजस्थान में ऐसे राजा हुए बूंदी के, जो थे राम सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। कारण क्या था? केवल सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने इसके अलावा अन्य भी कई सारी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने लिखा है वंश भास्कर। इन्होंने लिखा है कौन सा? वंश भास्कर। इनकी रचना का नाम है वंश भास्कर। और ध्यान दीजिएगा, ये जो वंश भास्कर ग्रंथ है, इसे ये अधूरा छोड़कर मरे थे। फिर बाद में इस ग्रंथ को, वंश भास्कर को, सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे, इनकी गोद लिए हुए पुत्र थे, जिनका नाम था मुरारी दान। इनका नाम क्या था? मुरारी दान। तो मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। तो वंश भास्कर को सूर्यमल मिश्रण का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, जिसे ये अधूरा छोड़कर मरे थे। और इनको किसने पूरा किया था? मुरारी दान ने, जो इनके दत्तक पुत्र थे। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने लिखा वीर सतसई। इन्होंने लिखा कौन सा ग्रंथ? वीर सतसई। वीर सतसई लिखा। इन्होंने लिखा राम रंजाट। सूर्यमल मिश्रण का प्रमुख ग्रंथ है एक और, राम रंजाट। इसके बाद इन्होंने लिखा धातु रूपावली। इनका ग्रंथ है धातु रूपावली। तो ये सारे ग्रंथ आपके किसने लिखे? सूर्यमल मिश्रण ने। ध्यान देना, ये जो आपके कवि राजस्थान के सूर्यमल मिश्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि राजस्थानी साहित्य। तो ध्यान दीजिएगा, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वंश भास्कर इन्होंने अधूरा लिखा, जिसे मुरारीदान ने पूरा किया, जो इनके दत्तक पुत्र थे। उसके अलावा इन्होंने लिखा वीर सतसई, राम रंजाट, धातु रूपावली आदि इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बलवंत विलास के रचनाकार कौन माने गए? सूर्यमल मिश्रण। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, कर्नल जेम्स टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का, 10 सहस्त्र का मतलब क्या है? 10,000। सहस्त्र का मतलब 1000। तो 10 सहस्त्र यानी 10,000 घोड़ों का बल बताया है। तो आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है आपका, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का। पृथ्वीराज राठौड़। किसने लिखा है इसको? बीकानेर के थे पृथ्वीराज राठौड़। इस ग्रंथ को लिखा है किसने? बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़। आप जानते होंगे, बीकानेर के एक राजा हुए थे कल्याणमल, उन्हीं कल्याणमल के पुत्र थे आपके पृथ्वीराज राठौड़। तो इन पृथ्वीराज राठौड़ की कविताओं से प्रसन्न होकर अकबर ने, अकबर के दरबारी कवि भी थे पृथ्वीराज राठौड़, तो अकबर ने आपके इनको गागरोन का किला उपहार में दे दिया था। कौन सा किला? गागरोन। तो गागरोन के किले में रहकर ही पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, इस ग्रंथ को अब ये दुर्साहाना है एक विद्वान हमारे, उन्होंने इस ग्रंथ को क्या बोला है? इनको बोला है उन्होंने पांचवा वेद। वेद कितने? 4। पर इनको इस ग्रंथ को उन्होंने क्या बोला है? पांचवा वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आने का। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस ग्रंथ को 10 सहस्त्र यानी 10,000 घोड़ों का बल माना है? इसका नाम क्या है? वेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का। किसने लिखा है? तो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने। कहां पर लिखा है? तो गागरोन में लिखा है। ये ग्रंथ है आपका कौन सा? वेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का। इसके बारे में कह रहे हैं कर्नल जेम्स टोड को, इसमें 10,000 घोड़ों का बल। आगे की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला ग्रंथ आ रहा है, अगला आपका जो प्रश्न आ रहा है वो क्या आ रहा है? जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहां स्थित? जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? तो देखिएगा, ये जगत शिरोमणि मंदिर है आपका, ये आपका आमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? आमेर। और इस मंदिर को आप देखिएगा, आपके जो जयपुर के राजा हुए थे, जिनका नाम था मान सिंह, इस मंदिर को किसने बनाया था? जयपुर के राजा मान सिंह फर्स्ट। जयपुर आमेर अश्वावंश है यहाँ पर, तो वहां के राजा हुए थे मान सिंह फर्स्ट। मान सिंह फर्स्ट जो थे, आप इस मंदिर की मूर्ति को चित्तौड़ से लेकर आए थे। कहां से लाए थे? चित्तौड़। चित्तौड़ में है एक मीरा मंदिर।
चित्तौड़ में कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर। इस मीरा मंदिर की मूर्ति को अभी मानसिंह प्रथम जो आमेर के राजा थे, वो इस मंदिर की मूर्ति को, चित्तौड़ के मीरा मंदिर की मूर्ति को आमेर लेकर आए थे। तब इस मंदिर की मूर्ति से, मीरा मंदिर की मूर्ति से ही आप देखिएगा मानसिंह की पत्नी का नाम था कंकावती। मानसिंह की पत्नी का नाम क्या है? कंकावती। तो कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह, इसका पुत्र सबसे छोटा पुत्र था जगत सिंह, जो मानसिंह के बंगाल अभियान के दौरान मरा था। तो उसी जगत सिंह की याद में अभी मीरा मंदिर की मूर्ति से कंकावती ने आमेर के किले में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मूर्ति को कौन लेकर आया था? मानसिंह। कहां से लाया था? चित्तौड़ के मीरा मंदिर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? आमेर। इसके बाद मेवाड़ के जो शासक होते थे वो एकलिंग जी को अपना इष्ट देव और स्वयं को इनका दीवान मानते थे। आप देखिएगा यहाँ पर इष्ट देव जो शब्द लिखा है, इसकी जगह में अगर उपयुक्त शब्द लिखो तो मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता, ये कौन है? मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है। तो आप एकलिंग जी का मंदिर, जिनको आपने मेवाड़ के शासक तो अपना राजा मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानते थे, तो ये मंदिर कहां बना हुआ है? ये मंदिर बना हुआ है आपका उदयपुर में। और उदयपुर का एक स्थान है जिसका नाम है कैलाशपुरी। उदयपुर का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में। तो इस मंदिर को मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल, मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कौन है आपके? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने इस मंदिर को बनवाया था कैलाशपुरी उदयपुर नामक स्थान पर। तो यही मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं आप लोगों से अगले क्वेश्चन की, तो आप देखिएगा यहां पर लिखा है पुस्तक प्रकाश महल। यहां पर लिखा है क्वेश्चन, पुस्तक प्रकाश महल यानी पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां है? पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां है? तो आप देखिए ये है जोधपुर के मेहरानगढ़। ये कहां पर है? जोधपुर के मेहरानगढ़। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बनवाया था आपके राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाते समय। तो उस समय पर इन्होंने इस किले में बनाया था मानसिंह पुस्तक प्रकाश महल। इस महल का पूरा नाम क्या है? मानसिंह पुस्तक प्रकाश महल। इसका नाम है पूरा मानसिंह पुस्तक प्रकाश महल। तो आप देखिएगा आज वर्तमान में ये जोधपुर के किले में जो एक महल हुआ करता था, वो आज क्या है? यहाँ पर एक संग्रहालय के रूप में बना हुआ। और यहां पर आपको मैं बता दूं, इस संग्रहालय में, इस पुस्तकालय में, इस मानसिंह पुस्तक प्रकाश महल में अकबर की तलवार भी रखी है और यहाँ पर चांदी का होदा भी रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा संग्रहालय हमारे राजस्थान में जो जोधपुर के मेहरानगढ़ में, मानसिंह पुस्तक प्रकाश महल, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित। फिर आप देखिएगा यहां पर आ रहा है आपका एक बहुत ही शानदार नृत्य, नाम है जिसका ढोल नृत्य। आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। शादी किसी और की हो रही है और नाच कोई और रहा है। तो अभी ये जो ढोल नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मूल रूप से ये जालोर का है। जालोर में एक स्थान पड़ता है सांचौर। जालोर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सांचौर। तो सांचौर का है ये, मूल रूप से कहाँ का है? सांचौर का। और सांचौर में आप देखिएगा ये विवाह होता है सांचलिया जाति का। सांचौर में विवाह हो रहा है किसका? सांचलिया जाति। सांचलिया जाति का विवाह तो हो रहा है सांचलिया जाति का। और नृत्य कर रहे हैं यहां पर कौन? भील, ढोली, माली, सरगड़ा जाति के पुरुष। इस जाति के पुरुष जो है वो इस नृत्य को करते हैं। मैं कह रहा हूं ना, बेगानी शादी, शादी किसकी हो रही है? सांचलिया जाति का विवाह हो रहा है। और उसके विवाह के अवसर पर कौन कर रहा है नृत्य? ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है? ढोल नृत्य नाम से पता लग रहा है हमको कि इसमें 4-5 बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं। 4-5 बड़े बड़े ढोल ले लेते हैं और उसमें एक ढोल का मुखिया होगा, क्योंकि 4-5 ढोल बज रहे तो अवश्य कोई ना कोई लीडर होगा उनका। तो वो जो ढोल का मुखिया है वो उस ढोल को थाकना शैली में बजाना प्रारंभ करता है। थाकना शैली का मतलब होता है लगातार बजाना। थाकना शैली में बजाना प्रारंभ करता है और जैसे ही वो थाकना शैली खत्म होती है वैसे ही कुछ पुरुष जो होते हैं वो बीच में आकर के मुंह में तलवार, हाथ में रुमाल, हाथ में डंडे आदि लेकर क्या करते हैं? लयबद्ध होकर नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य ढोल नृत्य सांचौर जालोर में होता है और ये हो रहा है सांचलिया जाति के विवाह के अवसर पर। ध्यान रखना, अवसर भी आपसे कभी कभी वो पूछ लिया करते हैं। तो ये है आपका ढोल। आगे की मैं चर्चा करूं, आगे क्वेश्चन आ रहा है आपका पणिहारी नृत्य। बहुत शानदार। पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आप देखिएगा ये कालबेलिया जाति के द्वारा किया।
इसके द्वारा किया जाता है कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा। कालबेलिया जाति की महिलाएं जब पनघट पर पानी भरने जाती है, कहानी क्या चल रही है, पनघट पर पानी भरने जाते समय सिर पर कम से कम इनको रखने 4-5 मटके, सिर पर 4-5 मटके रखकर महिलाओं के द्वारा अब ये पनिहारी नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य है आपका किसका, कालबेलियाओं का। और क्या आप जानते हैं इस बात को, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, पद्मश्री गुलाबोबाई। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन मानी जाती है, पद्मश्री गुलाबोबाई सपेरे। आप देखिएगा उसको नृत्य के मामले में क्या मिला, पद्मश्री, बहुत बड़ा सम्मान, भारत का बहुत बड़ा सम्मान है। तो अभी का, और इसके अलावा कालबेलिया नृत्यों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। बहुत बड़ी बात है ये जो कालबेलिया नृत्य है इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आप देखिएगा यहाँ पर एक पनिहारी नृत्य की बात हो रही है। इसके अलावा आप देखिएगा इनका एक इंडोनी नृत्य है। कालबेलियाओं का दूसरा नृत्य कौन सा है, इंडोनी नृत्य। इंडोनी समझते हो, इंडोनी क्या होती, इंडोनी पड़ोसन ले गई चकोर, मतलब पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोनी। इंडोनी क्या होती है, ये सिर और मटके के बीच में जो वस्तु रखी जाती है, सामान्य भाषा में हम हमारी राजस्थानी भाषा में उसको चुमली कहते हैं, पर ये जो इंडोनी है ये अलंकृत है। ये कैसे है, अलंकृत, यानी सजी सजाई। इसको अभी नॉर्मली आप लोग जब बासन वगैरह लेकर आते हैं, विवाह के अवसर पर बासन लेकर आते हैं, तो महिलाएं ऐसी लंबी सी लटका कर, यहाँ पर इंडोनी यहां तक लटकी रहती, पांव तक, वो कहलाती इंडोनी। तो इंडोनी नृत्य भी कालबेलियाओं का है। इसके अलावा एक है इनका बागड़िया नृत्य। एक इनका कौन सा नृत्य है, बागड़िया नृत्य। तो बागड़िया नृत्य महिलाओं के द्वारा भीख मांगने का अभिनय करते हुए, अभिनय करने का मतलब एक्टिंग करते हुए ये नृत्य किया जाता है। बागड़िया नृत्य भी इनका कालबेलियाओं का है। इसके अलावा एक है इनका शंकरिया नृत्य। एक है इनका कौन सा नृत्य, शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है, तो अवश्य प्रेम कहानी तो स्त्री पुरुष दोनों करेंगे, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आपकी 10th क्लास की किताब में इनका एक नृत्य नया लिखा है, पूंगी नृत्य। एक नृत्य और है पूंगी नृत्य। पूंगी का मतलब बीन, समझते हो ना, बीन सपेरा बजाता है तो बीन। तो आप देखिएगा इस नृत्य में क्या होता है, पुरुष तो बीन बजाता है और महिला नाचती है। जैसे आपने वो गाना सुना, तू मेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, ऐसा कुछ गाना है, वो श्रीदेवी और अमरीश पुरी वाला। तो वो सपेरा तो बीन बजा रहा है और वो श्रीदेवी नाच रही है। उस तरीके का नृत्य ही आपका पूंगी नृत्य। एक नृत्य बिछुला नृत्य भी आपकी 10th क्लास की किताब में इनके बारे में लिखा। पर प्रमुख रूप से इनके कितने नृत्य हैं, 5 नृत्य। कौन कौन से, पनिहारी नृत्य, इंडोनी नृत्य, बागड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य और पूंगी नृत्य। ये किसके सारे के सारे नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य। ठीक है बात। इसके बाद अब ये इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है। घन का मतलब होता है धातु। घन का मतलब क्या होता है, धातु। अर्थात धातु से बने हुए बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। तो धातु पर चोट करने से जो आवाज करता है, जिससे ध्वनि निकलती है, उसे हम कहते हैं घन वाद्य यंत्र। अब यह मंजीरा भी धातु है, झांझ भी धातु है, करताल भी धातु है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी कौन से वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र कहलाते। इसके बाद देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। तो आप ये है आपका कौन सा, जंतर। क्या आप जानते हो देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी, देवनारायण जी की फड़ कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़। देवनारायण जी की फड़ को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ कहा जाता है। अब ये इतनी लंबी है कि इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपे, इसका वाचन नॉर्मली कौन करता है, गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं जंतर नामक वाद्य यंत्र से। प्रत्येक रात्रि को 3 पहर तक, प्रत्येक रात्रि को कितने पहर तक, 3 पहर तक। फिर भी ये 6 माह में पूरी होती। आप देख लो कितनी लंबी है। एक रात में 4 पहर होते, उसकी प्रत्येक रात्रि को 3 पहर तक इसका वाचन किया जा रहा है गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा। पर फिर भी ये कितने महीने में खत्म हो रही है, 6 माह में खत्म होती। इतनी लंबी है साहब ये। अब ये तो हो गई लंबी की कहानी। अब बात करो कि सर आप तो उल्टी बात कर रहे हो, सबसे छोटी भी कह रहे हो इसको। तो ध्यान दीजिएगा 1992
1992 में भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। मतलब फड़ क्या होती है, पहली बात तो ये फड़ क्या होता है, खादी का एक लंबा कपड़ा होता है, उस पर लोक देवी और देवताओं के संपूर्ण जीवन चरित्र को चित्रित किया जाता है। चित्र करने का मतलब वहां पर लिखा नहीं जाता, चित्र बनाए जाते हैं। देवनारायण जी का जन्म हुआ, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इस प्रकार ये फड़ होती है जिसका निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है, जोशी परिवार करता है। तो उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि देवनारायण जी की फड़ ही राजस्थान की सबसे लंबी सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। लंबी कितनी है कि गुर्जर जाति के भोपे जंतर नामक वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र है, जंतर नामक वाद्य यंत्र से इसका वाचन प्रत्येक रात्रि को 3 पहर तक करते, फिर भी ये कितने महीने में, 6 महीने में खत्म होती, कितनी लंबी है। और बात करो सबसे छोटी किसे माना गया, तो देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार ने देवनारायण जी के फड़ का फोटो खींचा और उस पर क्या जारी किया, डाक टिकट। तो आप जानते हो डाक टिकट कितना सा होता है, डाक टिकट छोटा सा होता है, इतना सा, तो उसे क्या मान लिया गया, सबसे छोटी फड़। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का, जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाए। आगे आ रहा है क्वेश्चन आपका मजेदार क्वेश्चन, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण की जो पूर्णिमा आती है उस समय पर आप क्या मनाते हो, रक्षाबंधन मनाते हो। और आप देखना इसी रक्षाबंधन को राजस्थान में नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसी रक्षाबंधन को राजस्थान में किस रूप में, नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप देखते हैं रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है और नारियल भी देती है, क्यों, क्योंकि इस दिन क्या है, नारियल पूर्णिमा है। और इसी दिन को, इसी त्योहार को संस्कृत दिवस भी कहा जाता है। इसी त्योहार को क्या कहा जाता है, संस्कृत दिवस। मूल नाम क्या है आपका, रक्षाबंधन, और इसी को क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा, और इसी को क्या बोलते हैं, संस्कृत दिवस। तो आप देखिए संस्कृत दिवस होने के कारण ही रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण जो होते हैं वो अपनी जनेऊ धारण करते। ब्राह्मण क्या धारण करते हैं इसी दिन, जनेऊ, जानते हो ना, जनेऊ यज्ञोपवीत एक धागा होता है, तो उस धागे को पहनते किस दिन, इसी दिन, क्योंकि इस दिन क्या है, संस्कृत दिवस भी है, इसी दिन क्या है, नारियल पूर्णिमा भी है। और इसी दिन आपका मुख्य त्योहार कौन सा है, रक्षाबंधन, जो कब आ रहा है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। तो ये आपका क्वेश्चन होता है रक्षाबंधन। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोजन क्या कहलाता है। तो आप देखिएगा ये जो आप कहें ना विवाह का भोजन, विवाह के अवसर पर जो भोजन दिया जाता है, सामूहिक भोज होता है, उसे बड़ार कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बड़ार। अब ये भोजन जो होता है राजस्थान में, आप देखिए यहाँ पर तो कह रहे कि कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन, अगले दिन, पर मूल रूप से ये जो बड़ार होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है कंवारी जान का भोजन, कंवारी जान मतलब बारात आइए आते आप उसको जलपान वगैरह जो कराते हैं वो कंवारी जान का भोजन कहलाता है। एक भोजन होता है परणी जान का भोजन, यानी फेरे के बाद जो भोजन हुआ उसको कहेंगे हम परणी जान का भोजन। फिर एक होता है बड़ी जान का भोजन, बड़ी जान का भोजन जिसमें वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों के लोग साथ में खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं बड़ी जान का भोजन। और एक होता है मुकलानी, एक क्या होता है, मुकलानी भोजन। तो मुकलानी भोजन कन्या पक्ष के द्वारा वर और उसके परिवार वालों को, खास लोगों को अलग से खाना खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं मुकलानी। तो ऐसी बात में, ऐसे अवसर पर आप देखिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या, ये विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला जो भोजन है वो क्या कहलाएगा, दूसरे दिन या पहले दिन या आने से पहले, सभी बड़ार कहलाता है। सारे भोजन को क्या बोलते हैं, बड़ार। इसके बाद आगे की चर्चा करें। यहां आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, हालरो नामक आभूषण कहां, हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। तो हालरो नामक जो आभूषण है आप ये महिलाओं के गले में पहना जाता है। कहां का आभूषण है ये, महिलाओं के गले में पहना जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लोक देवता से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता, पंचपीरों में शामिल आपके गोगाजी। गोगाजी जो है उनको ही क्या कहा जाता है, जाहर पीर। जाहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है, तो जाहर पीर है आपके कौन, लोक देवता गोगाजी। पंच पीरों में शामिल है आपके गोगाजी। ध्यान दीजिएगा, गोगाजी जो थे इनका अपने चचेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन से भूमि विवाद था, जमीन की लड़ाई थी, सब में होती है। तो उसी टाइम पर अर्जुन और सुरजन जो इनके चचेरे भाई हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि इनके गांव की गायों को घेर कर
गोगा जी के गांव की गायों को घेरकर महमूद गजनवी, विदेशी आक्रमणकारी गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन है, तो उनको दे रहे थे। तब गोगा जी का उनसे युद्ध हुआ था। और आप देखिएगा गोगा जी जो है इनका सिर कट गया था शीर्षमेढ़ी में। शीर्षमेढ़ी पड़ता है ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू नामक स्थान जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां पर तो इनका सिर गिरा, जिसे शीर्षमेढ़ी कहते हैं। और फिर भी गोगा जी लड़ रहे, और गोगा जी लड़ते लड़ते नौर हनुमानगढ़ तक चले गए, जहां पर इनका धड़ गिरा, मृत्यु हुई। तो उस स्थान को कहते हैं गोगा मेढ़ी या धड़ मेढ़ी, और उसी स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था मंदिर। तो अभी जो युद्ध किया था इन्होंने, उस समय पर महमूद गजनवी ने इनको कहा था जाहर पीर, यानी जिंदा पीर। आदमी की गर्दन कट गई फिर भी लड़ रहे, जाहर पीर कौन हो जाएंगे आपके? गोगा। इसके बाद बात कर रहे हैं आप लोग, इतिहास का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव कौन थी? तो आप देखिएगा कोटा के राजा अपने नाम के आगे लगाते हैं महाराव। तो आप देखिएगा यहाँ के जो राजा थे वो थे राम सिंह सेकंड, ये गलत छपा हुआ है यहाँ पर, राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड। 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव कौन थे? राम सिंह सेकंड। इसके बाद आगे की चर्चा करूं, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा मूल रूप से तो नैनवा के रहने वाले थे, ये बूंदी जिले में मूल रूप से कहां के थे? नैनवा के थे। लेकिन इनका कार्य जो रहा वो हाड़ौती यानी हमारे कोटा बूंदी का इन्होंने ज्यादा काम किया। तो आप देख लीजिए पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? कोटा या बूंदी। मूल रूप से तो कोटा, पहला नाम आगे आ रहा है कोटा। तो आप देखिए मूल रूप से कहां पर? कोटा। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल बना था 1938 में हाड़ौती के नाम से, कोटा के नाम से नहीं बना, हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से बना था। जो किसने बनाया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के साथ मिलकर। फिर बाद में कोटा हाड़ौती प्रजामंडल का विघटन हो गया, फिर इसको दोबारा बनाया था कोटा के नाम से 1939। और दोनों ही बार किसने बनाया? पंडित नैनूराम शर्मा। तो पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो किस प्रजामंडल से जुड़े हुए? मुख्य रूप से कोटा और गौण रूप से बूंदी। आगे के प्रश्न की चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहां का शासक कौन था? अरे बाप रे, इतना बढ़िया प्रश्न। आप देखिएगा ये प्रश्न आप सब लोग जानते हैं, आपने पद्मावत देखी होगी, पद्मावत फिल्म। चल छोड़ो, फिल्म की बात नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय यहाँ का राजा था रावल रतन सिंह, पद्मनी के पति रावल रतन सिंह इस समय पर यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी पत्नी पद्मनी को पाने के लिए, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रही पुस्तक पद्मावत। ये बात कौन कह रहा है? पद्मावत। और पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी को पाने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो आप देखिएगा एक कारण तो ये हो गया, जो पद्मावत के अनुसार सर्वमान्य मत यही है। लेकिन नॉर्मली आप देखो तो चित्तौड़गढ़ आप देखते हैं मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, खिजराबाद इसको नाम दिया अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय पर, मालवा का प्रवेश द्वार है। तो ये जो स्थान है चित्तौड़गढ़, ये उत्तर भारत से यानी कि दिल्ली का सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली से दक्षिण भारत जाते समय इसको एक बहुत अच्छी जगह मिल रही है, मजबूत दुर्ग। चित्तौड़गढ़ एक बहुत मजबूत दुर्ग है। और वहां पे आपको बता दूं मैं कि अन्न के इतने बड़े इतने विशाल भंडार है कि अगर 500 सालों तक भी आप एक अनाज का दाना नहीं उगाओ तो भी पूरा की पूरी जनता, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा आवासीय किला है राजस्थान का, तो वहां पर राजा के साथ जनता भी रहती थी। वो सारी जनता 500 सालों तक भी आराम से बैठे बैठे खा सकती है। तो अन्न के भी विशाल भंडार थे। ऐसे कई सारे कारण थे, पर सबसे प्रमुख कारण जो है वो कौन बता रहा है आपको? मलिक मोहम्मद जायसी। किस पुस्तक में? पद्मावत। वो क्या बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह के समय उसकी पत्नी को पाने के लिए, इसका नाम क्या था? पद्मनी को पाने के लिए आक्रमण किया। इसके बाद इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है आगे भी आपके सामने, और ये क्वेश्चन आ रहा है कहां से? कान्हड़ देव कहां का शासक था? कान्हड़ देव चौहान, सोनगरा चौहान। कान्हड़ देव चौहान कौन था? सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहान कहां राज करते थे? जालोर में। तो ध्यान दीजिएगा, जालोर में स्वर्णगिरी पर्वत है और वहां उस पर्वत पर सोनगढ़ है। कौन सा किला है? सोनगढ़। उसी में रहकर ये राज करते थे, इसलिए जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते। तो आप देखिएगा ये कहां का शासक था? जालोर का शासक था। इसके बाद आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन कहलाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, ध्यान दीजिएगा, किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक। नॉर्मली अगर आप जानो कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है भूप सिंह।
इनका मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। पर हुआ ऐसा था कि विजय सिंह पथिक जो थे, इन्होंने राजस्थान में क्रांति की योजना बनाई थी और उस योजना का अलग तरह से को उस योजना वो योजना लीक हो गई थी। तो विजय सिंह पथिक को ब्रिटिश सरकार ने कैद कर लिया था, जेल में डाल दिया था। तो फिर ये जो अजमेर का टाटगढ़ जेल, वहां से भागे विजय सिंह पथिक, वहां से भाग गए थे और इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? नाम तो था इनका भूप सिंह, गिरफ्तार हुए थे भूप सिंह, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो ये आएंगे आपके सामने बिजोला किसान आंदोलन में सबसे बड़ा नेतृत्व विजय सिंह पथिक का ही था। तो विजय सिंह पथिक को माना जाता है राजस्थान में। अच्छा, बिजोला किसान आंदोलन की चर्चा कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का जनक, तो बिजोला किसान आंदोलन जो था वो पूरे भारत का पहला किसान आंदोलन, और जो पहला होगा और जो उसको पहले को स्टार्ट करेगा वही पूरे भारत में क्या माना जाएगा? किसान आंदोलन का जनक। तो किसान आंदोलन के जनक कौन हो जाएंगे आपके? विजय सिंह पथिक। आगे बात कर रहे हैं किशनगढ़ चित्रकला। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान कौन थे? चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का मतलब है प्रचार, या कहूं कि वायरल, आपकी भाषा में बोलूं तो किशनगढ़ चित्र शैली को किसने वायरल किया, दुनिया के सामने लाए? तो अभी ये थे आपके डॉक्टर एरिक डिक्सन। इनके एक सहयोगी और थे जिनका नाम था फैयाज अली। इनका नाम क्या था? फैयाज अली। तो डॉक्टर एरिक डिक्सन और फैयाज अली को किशनगढ़ चित्रशैली को वायरल करने का यानी प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर एरिक डिक्सन ने, ध्यान दीजिएगा, किशनगढ़ चित्रशैली बनी ठनी, किशनगढ़ चित्रशैली जो है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? बनी ठनी। बनी ठनी क्या चित्र, और ये जो बनी ठनी है ये एक तरह से ये जो बनी ठनी है इसको डॉक्टर एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। इसको इन्होंने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। जानते हो मोनालिसा? आजकल चली थी कुछ दिनों पहले आपके महाकुंभ में मोनालिसा, एक वो मोनालिसा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये मोनालिसा क्या है? एक महिला का चित्र है जो आपके पेरिस के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में सुरक्षित है। वो चित्र दुनिया का सबसे सुंदर चित्र माना जाता है। तो भारत की मोनालिसा कहा एरिक डिक्सन ने किसको? इस बनी ठनी के चित्र। तो बनी ठनी क्या है? भारत की मोनालिसा, इसे कहते हैं भारत की मोनालिसा। किसने कहा? जो इसको प्रकाश में लेकर आए। और कौन लेकर आए? तो डॉक्टर एरिक डिक्सन। आगे का प्रश्न आ रहा है आपका, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। साहिब राम नामक चित्रकार आदमकद चित्र बनाता था, यह किस चित्र शैली से संबंधित था? तो ध्यान दीजिएगा, क्या नाम लिखा है यहाँ पर? आदमकद चित्र। आदमकद का मतलब होता है आदमी के कद जितना। आदमकद का मतलब क्या होता है? आदमी के कद जितना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो साहिब राम था ये आगे जयपुर के राजा हुए थे ईश्वरी सिंह। जयपुर के राजा थे ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह का प्रमुख चित्रकार हुआ करता था ये साहिब राम। अब इसे साहिब राम ने क्या किया? इसी ईश्वरी सिंह का, अपने राजा का, इसी राजा का राजस्थान का पहला फर्स्ट आदमकद, राजस्थान का पहला आदमकद चित्र बनाया था, जिसे आदमकद पोर्ट्रेट भी कहते। तो ये चित्र बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? साहिब राम को। और अब ये ईश्वरी सिंह कहां के राजा हैं आपके? जयपुर। कहां के राजा हैं ये? जयपुर। तो राजस्थान का पहला आदमकद चित्र इसी साहिब राम ने बनाया था अपने राजा ईश्वरी सिंह का। और ये कहां की बात हो रही है? जयपुर, सवाई ईश्वरी सिंह। और ये जो चित्र बनाया था इसने, ये आज भी, इसे आप आज भी जाकर देख सकते हो, सिटी पैलेस जिसको चंद्र महल कहते हैं, जयपुर में है सिटी पैलेस, वहां पर ये चित्र आज भी सुरक्षित। राजस्थान का आदमकद चित्र। इससे पहले जितने भी चित्र बने थे वो छोटे छोटे चित्र बनते थे, लेकिन सबसे पहले जो ये आदमकद, आदमी के कद जितना चित्र, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? साहिब राम। तो ये आदमकद चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने बनाया। कहां पर? जयपुर शैली। और किसका बनाया? तो मैंने बताया आपको, ईश्वरी सिंह का। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है, ये भी आपकी चित्रकला से जुड़ा हुआ है। बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। इस शैली में असंगत है, अर्थात यहाँ पर जो विकल्प दे रखे उसमें से कौन सा इनके लिए गलत है? ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र, अरे बाप, यहीं पर इन्होंने गड़बड़ी कर दी, क्योंकि ये मुगल का चित्र तो कहाँ का है? जैसलमेर। याद रखना, अगर मुगल का चित्र पूछे तो जैसलमेर जाना है, यहीं पर इसने गड़बड़ी कर दी। पर देख लेते हैं आगे की चर्चा भी, इसका उत्तर तो हो जाएगा कि इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुगल है, नहीं है, क्योंकि सब ये जो मुगल का चित्र है ये कहाँ का है आपका? जैसलमेर का। आगे क्या लिखा है इसने? इस शैली में पशु पक्षियों की बहुलता है, बिल्कुल राइट बात है। पशु पक्षियों के चित्र से
इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बूंदी चित्रशैली को क्या बोलते हैं, पशु पक्षियों की चित्रशैली, क्योंकि यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्रों की बहुलता है, अधिक चित्रण किया गया है पशु पक्षियों का, इसलिए इसको पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। फिर यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है, राइट बात है, ये कहीं गलत नहीं है। फिर यह शैली भित्ति चित्रों के लिए, बिल्कुल ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान देना, आगे ये नाम लिखा है, राजा उमेश सिंह, राजा उमेश सिंह बूंदी के राजा हुए थे उमेश सिंह, इन्होंने बूंदी के राजमहलों में बनाई थी चित्रशाला, जिसे रंगशाला भी कहते हैं, और वह अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको मैं याद दिला दूं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी की चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है। तो ऐसी हालत में आपका ये विकल्प भी सही है, ये विकल्प भी सही है, और ये विकल्प भी सही है, और ये पूछ रहा है असंगत है, गलत है, तो फिर ये गलत है, क्योंकि मूमल का चित्र कहाँ का है, जैसलमेर का। ये तीनों से ये हो जाएगा आपका बूंदी चित्रकला का जो चित्र पूछ रहा है, ये उसके बारे में विशेषताएं पूछ रहा है, तो ये तीनों बातें सही है यहाँ पर, लेकिन गलत क्या है यहाँ पर, असंगत कौन सा है, मूमल का चित्र, जो कहाँ का है आपका, जैसलमेर। फिर आगे आपका प्रश्न आ रहा है, जगनिवास और जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है, यानी कहां पर स्थित है। तो आप देखिएगा ये जग मंदिर और जगनिवास महल जो है ये उदयपुर में, कहां पर है ये, उदयपुर में। जग मंदिर का निर्माण महाराजा, अभी जग मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर, अपने उदयपुर के जो राजा थे महाराणा कर्ण सिंह, किसने करवाया था, महाराणा कर्ण सिंह, लेकिन इन्होंने स्टार्ट करवाया था, जग मंदिर का निर्माण स्टार्ट करवाया था कर्ण सिंह ने, लेकिन उससे पूरा करवाया था उनके पुत्र जगत सिंह, इसीलिए इसका नाम क्या है, जग मंदिर। तो ये कहां पर स्थित है, उदयपुर। जग मंदिर और जगनिवास महल दोनों कहां पर है आपके, उदयपुर में। इसके बाद प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सी रचना यानी कृति दलपत विजय या दलपति विजय की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है प्रश्न, ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप पढ़ रहे हो ये बार बार परीक्षा में दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर दिखा है कौन सी रचना दलपति विजय की है, तो आप देखिएगा दलपत विजय जो है उन्होंने लिखा है खुमान रासो, उन्होंने क्या लिखा है, खुमान रासो। और ये खुमान सिंह कौन थे, ये चित्तौड़ के राजा है, ये कहां के राजा है, चित्तौड़ के राजा, उनके दरबार में थे दलपत विजय, तो उस समय इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, इसका नाम है खुमान रासो। इसके बाद किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज, किसके बीज, कपास के बीज और तेल डालकर आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। मजेदार प्रश्न, चरी नृत्य, ध्यान दीजिएगा, चरी समझते हो, चरी क्या होती है, चरी होती है धातु का मटका। अब धातु क्या, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा स्टील सब धातु, तो अब ये धातु कोई सा भी धातु, सोने चांदी का ले लो या स्टील का ले लो, लोहे का ले लो, तो वो चरी कहलाती है। अब इस नृत्य में क्या करते हैं, 7 चरियां ली जाती, कितनी चरियां ली जाती इसमें, 7 चरियां लेते हैं, और इन 7 चरियों में जो सबसे ऊपरी चरी है, 7 चरियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया ऐसे करके, जो सबसे ऊपरी वाली जो चरी है उसी में क्या डालते हैं, ये कपास के बीज को कांकड़े कहते हैं, क्या बोलते हैं, कांकड़े, कपास के बीज को क्या बोलते हैं, कांकड़े बोलते हैं, जो ज्वलनशील होते हैं, और साथ में इसमें डाल देते हैं तेल, और फिर इसमें आग लगा दी जाती है, और फिर इन 7 चरियों को नृत्य करने वाला कलाकार अपने सिर पर रख लेता है और घूम घूम कर ये नृत्य करता है। बहुत शानदार नृत्य, चरी नृत्य परीक्षा में बार बार दिखाई देता है। और अच्छा एक बात और, ये जो चरी नृत्य है इसे ही गुर्जर जाति का नृत्य भी मान लिया गया है, गुर्जर जाति का नहीं था, पर हुआ ऐसा कि इस नृत्य को गुर्जर जाति की एक महिला है, इनका नाम है फल्गुबाई, तो इस नृत्य को गुर्जर जाति की महिला फल्गुबाई ने प्रारंभ किया था, इसलिए इसको गुर्जर जाति का नृत्य मान लिया जा रहा है कई सारे एग्जामों में। तो चरी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य, कपास के बीज और तेल डालकर आग लगा लेते हैं और 7 चरियों को सिर पर रखकर घूम घूम कर नृत्य करता है, ये चरी नृत्य है। इसके बाद आ रहा है संगत बताइए, मतलब कौन सा सही है ऐसा बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अग्नि नृत्य भरतपुर का नहीं है, अग्नि नृत्य तो बीकानेर और नागौर का, कातरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का नृत्य, तो यहाँ का नहीं है। बालन नृत्य बिल्कुल नहीं है यहाँ का, बालन नृत्य भी यहाँ का नहीं है, धौलपुर, बालन नृत्य क्या लिखा है, धौलपुर। अब ये जो बालन नृत्य है ये नृत्य गरासियाओं का है, किसका है, गरासियाओं का, और गरासिया जनजाति कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा, सिरोही में, तो ये धौलपुर का नहीं है, कहाँ का है, सिरोही का। फिर यहाँ लिखा है गौरी नृत्य भी गंगानगर का नहीं है, ये गौरी नाट्य है, ये क्या है, एक नाट्य। राय नृत्य, गौरी नाट्य को या राय नृत्य को, और ये है भीलों का,
और राजस्थान में भीलों की अधिकतम संख्या, सबसे ज्यादा संख्या जो है वो उदयपुर संभाग में, तो गौरी नृत्य भी यहाँ का नहीं है, ये है उदयपुर का। अब यहाँ लिखा है बिंदोरी, तो बिंदोरी नृत्य बिल्कुल झालावाड़ में होता है। कहां पर होता है? झालावाड़ में। और ये कब होता है? तो ये होता है वहां पर, अब एक तो विवाह के अवसर पर बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। कब? विवाह और होली के अवसर पर। और कैसे किया जाता है? पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकले यहां से। अब आप देखिएगा, मैं आगे बात करूं आप लोगों से 75 इधर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 76। ध्यान दीजिएगा, करमेती, करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया, वह सती होगी, जो प्रसिद्ध हुई। किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो करमेती है ये है आपकी नारायणी माता। और ये जो करमेती थी, नॉर्मली आप देखिए हुआ क्या था, ये जो करमेती आपकी, इनका बाल विवाह हुआ था। करमेती का हुआ था बाल विवाह, और अब बाल विवाह हुआ था तो इनका गोना नहीं हुआ था। फिर आपने देखा कि गोना होता है बड़े होने पर, बालिग होने पर, तो करमेती का गोना हो गया। अब ये दोनों पति पत्नी जो थे वो अपने, मतलब करमेती अपने पियर से अपने ससुराल की तरफ जा रही है अपने पति के साथ। तो रास्ते में ये किसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। अब विश्राम करने के लिए रुकते तो उसी पेड़ के नीचे एक सांप था, उसी सांप ने क्या किया, इनके पति को डस लिया। इनके पति की तो हो गई मृत्यु, अब मृत्यु हो गई, तो ऐसी हालत में ये क्या करें? तो अब आप देखिएगा, ये आप जानते हैं महिलाओं का रोना पति की मृत्यु के बाद, तो ऐसी हालत में ये रो रही बिलख रही थी। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि कुछ पुरुष, कुछ युवक थे जो अपनी गायों को चराकर जंगल से घर की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने आकर इनसे पूछा कि क्या हुआ बहन? तो इसने बताई सारी बात कि ऐसे ऐसे हुआ, अब आप मेरी मदद करो। वे क्या मदद करें? तो इसने कहा कि आप मुझे जंगल से लकड़ियां लाकर दे दो। आप मुझे जंगल से क्या लाकर दे दो? लकड़ियां लाकर दे दो। ठीक है साहब, ला देते। ला दी लकड़ियां। अब लकड़ियां ला दी, और आप ना इसकी हिम्मत देखे आप लड़की की, करमेती ने वहीं पर अपने पति की चिता बना ली। करमेती ने वहीं पर क्या बना ली? अपने पति की चिता बना ली। और आप जानते हैं सती होने जा रही है वो। सती होने का मतलब समझते हैं ना, पति की मृत्यु के बाद उसी के साथ जिंदा जल जाए, तो ये सती होने जा रही है। तो सती होने से पहले ही क्या करती है, उन युवकों से जिन्होंने इसको जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर दी थी, इसकी सहायता की थी, उन युवकों से ये कहती है कि भाई तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, तुम लोगों ने मेरी क्या की है? बहुत मदद की है। क्या लाकर दी है तुमने? लकड़ियां। तुम लोगों ने मुझे लकड़ियां आदि लाकर दी है, तो तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं सती होने जा रही हूँ। सती माता, राजस्थान में बहुत बड़ा प्रताप है भाई साहब सती माता का। तो ऐसे हालत में मैं सती होने जा रही हूँ, तो मांगो आप क्या वरदान मांगते हो। तो आप ये वो जो युवक थे वो थे मीणा जाति के। वो कौन थे युवक? मीणा जाति के युवक थे। तो मीणा जाति के युवकों ने कहा कि भाई माता जी, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और अगर आप हमको प्रसन्न होकर वरदान ही देना चाहती हो तो आप हमें वरदान दो कि हमारे क्षेत्र में पानी हो जाए, ताकि हमारे जानवरों को हमको दूर ना ले जाना पड़े। तो ठीक है, यहाँ पर करमेती जो नारायणी माता के रूप में पूजी जा रही है, नारायणी माता यानी करमेती ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप में से कोई एक पुरुष, आप में से कोई एक युवक मेरी चिता पर आग लगाकर, मेरी चिता पर क्या लगाकर? आग लगाकर, और जिस दिशा में भी जाएगा उस दिशा में पानी हो जाएगा। पर एक शर्त यह है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और अगर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो पानी वहीं तक रुक जाएगा। ठीक है साहब, ऐसा ही हुआ। अब हुआ क्या, एक युवक ने इस चिता पर आग लगाया, आग लगा करके वो भागा। अब वो भाग रहा है एक दिशा में, तो वो भागता भागता, आपके इतिहासकार बताते हैं कि 6-7 किलोमीटर तक भागा। लेकिन वो सोच रहा है 6-7 किलोमीटर भागने के बाद भी यार मैं भाग क्यों रहा हूं, तो वो पीछे मुड़कर देख लेता है। और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पानी की एक अनवरत धारा उसके पीछे पीछे आ रही है, और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वहीं पे वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो आज भी नारायणी माता के मंदिर के पूर्वी भाग से अब ये पानी की एक धारा निकलती, तो इसी कारण माता जी का क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रताप हुआ इस क्षेत्र में। अब मीणा जाति के युवकों को मिला यहाँ पर पानी, किसने दिया? नारायणी माता ने। तो अभी इस मंदिर का निर्माण मीणा जाति के लोगों ने ही करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मीणा जाति के लोगों ने करवाया था। तो ये मीणा जाति के लोगों ने बनवाया इसको बरबा की डोंगरी पर, राजगढ़। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? राजगढ़ अलवर में, जो जहां पर पड़ती है बरबा की डोंगरी, उस स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब मंदिर तो बना दिया मीणा जाति ने, पर यह है मूल रूप से नाई जाति की। ये किस जाति की है? नाई जाति की। तो आप देखिए इस मंदिर में बहुत चढ़ावा चढ़ता है। ये जो मंदिर है ये मेवात क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। तो अब ये तो है तो कुलदेवी किसकी? नाई जाति की। और मंदिर किसने बनाया?
मीणा जाति। तो ऐसी हालत में इन दोनों जातियों के मध्य इस मंदिर के चढ़ावे को लेकर, इस मंदिर में जितना भी दान वगैरह आता है उस चढ़ावे को लेकर इन दोनों जातियों में सुप्रीम कोर्ट में वाद यानी केस चल रहा है। तो ये करमेती है जिनको आप किस रूप में पूछते हैं, नारायणी माता के रूप में पूछते हैं। मंदिर बनवाया था मीणा जाति के लोगों ने और मूल रूप से किसकी कुलदेवी है, नाय। तो ये आपके हैं करमेती जिनको किस नाम से जाना गया, नारायणी माता के नाम से जाना। आगे प्रश्न आ रहा है शीतला माता। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है। ये इससे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। ध्यान रखना, प्रश्न करते समय ऐसे प्रश्नों को, ऐसे नहीं को हमेशा आप अंडरलाइन कर दिया करें। वो वहां पर सही नहीं पूछ रहा है, वो बोले सही नहीं है, क्या गलत है ये पूछ रहा है। चलो चर्चा कर लेते हैं। इनका वाहन गदा है, बिल्कुल ठीक है। इनका प्रतीक दीपक यानी मिट्टी की कटोरियां, बिल्कुल ठीक है। इनका पुजारी कुम्हार होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहे कि इनका मंदिर हनुमानगढ़ में, बिल्कुल गलत। इनका मुख्य मंदिर, नॉर्मली शीतला माता के मंदिर गांव-गांव, मोहल्ले में होते हैं क्योंकि ये बच्चों की संरक्षिका देवी। लेकिन मुझे सबसे प्रसिद्ध मंदिर, तो ये बात जो कह रहा है ये गलत। चाकसू में कहा है इनका मंदिर, शीतला माता का सबसे प्रमुख मंदिर कहां है, चाकसू, जो पड़ता है आपका कहां पर, जयपुर। सवाई माधो सिंह सेकंड, जयपुर के राजा हुए बब्बर शेर, इनको आप बब्बर शेर के नाम से जानते हो। तो सवाई माधो सिंह सेकंड ने अब ये शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में पड़ता है वहां पर बनवाया था। तो ये तीनों तो सही है। इनका वाहन गधा होता है, इनका प्रतीक मिट्टी, बिल्कुल कुम्हार से जुड़ा हुआ, मिट्टी की कटोरियां होती है, और इनका पुजारी कुम्हार होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनका मंदिर कहां बना हुआ है, चाकसू जयपुर। तो इसका असंगत विकल्प कौन सा है आपका, मंदिर हनुमानगढ़ में, ये गलत, बाकी तीनों सही। आगे देखिएगा, बात करें हम अगले प्रश्न की। यहां लिखा है अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाए। अहिरों की बोली, कौन सी बोली है ये, अहिरों की बोली। तो अहिरों की बोली क्वेश्चन आ रहा है, अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो अहिरवाटी बोली जो है ये मूल रूप से अहिरों की है। किसकी बोली है, अहिरों की। अहिर यानी यादव यानी जादोनों की कुलदेवी, भगवान कृष्ण के वंशज कौन है, अहिर। तो अब ये उनकी बोली है। अब आप देख लीजिए, ये जो अहिर है ये आपको कहां मिलेंगे, आपके उत्तर प्रदेश यानी ब्रज क्षेत्र। तो आप देख उस तरफ पे कौन सा जिला पड़ रहा है आपका, कौन सा प्रदेश पड़ता है, मेवाती। कौन सा जिला पड़ता है, मेवाती। अलवर, भरतपुर। अहिरवाटी बोली कहां बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में। तो अहिरवाटी बोली का स्थान कौन सा हो जाएगा आपका, मेवाती। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। खंडपीठ किसकी चर्चा कर रहा है, ये खंडपीठ की बात कर रहा है। ध्यान देना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 को जयपुर में। लेकिन सत्यनारायण राव समिति बनी थी 1956 में। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। कहां पर स्थानांतरित कर दिया था, जोधपुर। तो जोधपुर में तो है मेन बेंच, एकल पीठ कहां पर है, जोधपुर। मेन उच्च न्यायालय कहां है आपका, मुख्य मतलब कहूं कि मूल उच्च न्यायालय कहां पर है वर्तमान में, जोधपुर में। लेकिन राजस्थान की खंडपीठ की, राजस्थान के उच्च न्यायालय की खंडपीठ पूछ रहा है। तो ये जो खंडपीठ है इसकी स्थापना 1977 को जयपुर में की गई। कहां पर की गई थी, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है बिल्कुल जयपुर। कहां पर है, जयपुर में। 1977 से ये अनवरत काम कर रही है। तो आपकी खंडपीठ कहां पर है, जयपुर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, अच्छा किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देख लो, सामान्य सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल किसका बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपका, जैसलमेर। तो अब राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। तो ये जैसलमेर हो गया। फिर जयपुर नगर की स्थापना, मजेदार क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी, जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो ध्यान देना, जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह, जयपुर के राजा, जयपुर यानी आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह सेकेंड ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की नींव रखवाई थी। क्या रखवाई थी, नींव। और ये नींव रखने का काम किया था पंडित जगन्नाथ।
नींव किसके हाथों से रखवाई थी? पंडित जगन्नाथ के हाथों से। कब रखवाई थी? तो 18 नवंबर 1727 को। अब ये जयपुर नगर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। और इसका ज्योतिष के आधार पर बनवाया, जयनगर के नाम से जयपुर को। ज्योतिषी था जेवियर डिसिल्वा और वो था इटली का। तो अब ये जयपुर नगर की स्थापना कब हुई है? तो 18 नवंबर 1727 को। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग श्रीपंथ। श्रीपंथ किसका पुराना नाम है? तो बयाना। श्रीपंथ किसको कहते थे? बयाना, जो भरतपुर में पड़ता है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? तो भारत का जितना भी पूरा टोटल क्षेत्रफल है उसका 10.41% क्षेत्र हमारे राजस्थान में स्थित है। और हम जानते हैं राजस्थान पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सब मतलब पहला राज्य कौन है आपका? राजस्थान। तो यहाँ पर पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है? 10% क्षेत्र हमारे पास ही है पूरा। तो 10.41% क्षेत्र राजस्थान में है। राज्य की सबसे ऊंची झील, राज्य की सबसे ऊंची झील बताइएगा। राजस्थान में सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां कहाँ हैं? माउंट आबू, सिरोही जिले में। तो अभी हम वहीं पर है नक्की झील। वहीं पर कौन सी झील है? नक्की झील, सिरोही और माउंट आबू। मेन स्थान कौन सा है? माउंट आबू। वहां पर स्थित है आपकी राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर, हाइट पर स्थित झील। तो वो कौन सी है आपकी? नक्की झील। इसके बाद राजस्थान में के जिलों की जनसंख्या आकार यानी कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। वैसे अच्छा जयपुर नहीं है यहाँ पर विकल्प में, तो जयपुर के बाद नंबर आता है जोधपुर का। जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, ये इसका क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा? जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। बिल्कुल ये परफेक्ट रंग इसका क्रम है, अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा यहाँ पर इन विकल्पों में जोधपुर, फिर दूसरे पर अलवर, तीसरे पर नागौर और चौथे पर उदयपुर। जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, यहाँ पर ये जनसंख्या का अवरोही क्रम माना जाता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब शंका में पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अगर पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी नदी पूछी तो चंबल को ही मानते हैं हम, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी केवल जो कहां बहती है? पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है। और आप जानते हैं चंबल तो मध्य प्रदेश से निकल कर आती है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। तो ऐसे हालत में यहां पर जो विकल्प है आपका बनास, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, क्योंकि बनास नदी ही क्या करेगी? रामेश्वर में जाकर चंबल में मिल जाए। तो ये पूरी तरह से खमनोर की पहाड़ों से निकलती है राजसमंद से और फिर जा रही है कहां पर? पूरे राजस्थान में बहती है, केवल राजस्थान में बहती है और रामेश्वर में जाकर ये चंबल में मिल जाती। तो आप देखिएगा राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? बनास। इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में सतह का जल यानी सबसे ज्यादा जल किस नदी में आकर गिरता है इन चारों में से? तो वो हो जाएगी आपके चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। नित्यवाही नदी, क्या है ये? नित्यवाही नदी, हमेशा पानी रहता है इसमें। तो सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी मान लेंगे हम? चंबल। इन चारों विकल्पों में हो जाएगी आपकी चंबल। क्वेश्चन नंबर 88 यह कहता है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, यही चल रहा है अभी तक। अभी आपकी जनगणना हुई नहीं कोरोना की वजह से। तो अभी इसका 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो है 888, अर्थात 1000 लड़कों पर 0 से 6 वर्ष लड़कों पर 888 लड़कियां हैं छोटी 0 से 6 वर्ष। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 89। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 89। हाँ, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको गोवंश बताना है। तो अभी इसका सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है? तो अभी ए राठी मिलेगी आपको कहां पर? बीकानेर में। उसके बाद आपके पास थारपरकर आपको मिलेगी सबसे ज्यादा बाढ़ में। कहां मिलेगी? बाड़मेर में। फिर गिर आपको मिलेगी अजमेर में। और कांकरेज कहां मिलेगी सबसे ज्यादा? जालौर। तो आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि एका क्या आ रहा है? 2। ढूंढिए विकल्प में, एका 2 ये रहा। फिर क्या कह रहा है ये? 2 बी का 1 यहां नहीं है, ये रहा। बी का 1 ये रहा। फिर कह रहा है ये सी का 4, तो सी का 4 ये हो गया और डी का 3 ये हो गया। तो यहां पर सबसे उचित विकल्प कौन सा है आपका? डी।
अर्थात राठी आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, बीकानेर में। थारपारकर आपको कहां मिलेगी, बाड़मेर में। गिर कहां मिलेगी, अजमेर में। और कांकरेज कहां मिलेगी, जालोर। गो नस्ल, गायों की नस्ल, ये गायें हैं। तो इस प्रकार की गायें आपको इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलती है। अलग अलग क्षेत्र होता है सबका, तो इन सबका अलग अलग क्षेत्र है। अर्थात राठी बीकानेर, थारपारकर बाड़मेर, गिर अजमेर और कांकरेज कहां मिलेगी, जालोर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये क्या कह रहा है, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहां शुरू की गई। बहुत बढ़िया, जानिए कौन सा है। आप देखते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य सबसे पहले 1982 कब बना, 1982 में। तो पहला अभ्यारण्य बाघ परियोजना राजस्थान में सबसे पहली बाघ परियोजना कौन सी है आपकी, रणथंभौर। सबसे पहली बाघ परियोजना कौन सी है, रणथंभौर। और यही सबसे बड़ी भी है राजस्थान की। इसके बाद मिट्टी की क्षारीयता, समझते हो मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी की क्षारीयता ध्यान दीजिएगा। मिट्टी की क्षारीयता अर्थात आप देखते हैं कि बरसात के टाइम पर या नॉर्मली आप देखते हैं कहीं कहीं पर पानी, जहां पर हमेशा पानी रहता है वहां पर सफेद सफेद सा नमकीन सा लवण जैसा क्षारीयता ना क्षार होता है वो, तो वो नमक जैसा एकदम घास में आदि में दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो आप उसको दूर करने के लिए, क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। और एक और बात बताऊं, ये क्षारीयता दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीलगिरी के पेड़, जानते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं नीलगिरी के पेड़, वो भी लगाए जाते हैं। पर मुख्य बात क्या है यहाँ पर, क्षारीयता अगर आपको डायरेक्ट मतलब कहीं पेड़ उगने में तो टाइम लगेगा, वो क्षारीयता खाएगा उसमें समय लगेगा, और आपको तुरंत करना है तो फिर क्या करना है, जिप्सम का प्रयोग करना है। अगर आप उस धरती पर वहां पर जिप्सम डाल देंगे तो वो क्षारीयता क्या होगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आगे आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। उदयपुर, कहां पर है, उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। फिर बात करें, नीमला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है। तो नीमला और रायसेला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है वो आपका पड़ता है कहां पर, दौसा। कहां पड़ता है आपका, दौसा में। नीमला और रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क, कच्चा लोहा जिसको फिल्टर करना पड़ेगा, वो कहां निकलता है, दौसा में निकलता है। इसके बाद आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल देख लेंगे, बाजरा बिल्कुल है, मक्का भी है, उड़द भी है। अच्छा, इसका उत्तर हो जाएगा सभी। सारी फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसलें मानी जाती है। बाजरा, मक्का, उड़द और ये सभी क्या है, खरीफ की फसलें मानी जाती है। इसके बाद यहां लिखा है, किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है। इस जिले में, किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है। तो आप देख रहे हैं जैसलमेर वीराना, जैसलमेर क्या है, वीरान सा है। जैसलमेर क्या है, वीरान सा है। तो वहां पर क्या है, सब जिले में सबसे कम पशु संपदा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आराम से निकल रहा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जैसलमेर रेगिस्तान, जैसे घोर रेगिस्तान, तो वहां पर बनी नहीं है, जंगल ही नहीं है, पशु संपदा क्या करोगे वहां रखकर, कहां से खिलाओगे उनको चारा पानी, पानी भी नहीं है वहां पर। तो ऐसी हालत में आप इसका उत्तर लॉजिक के आधार पर भी दे सकते हैं। सबसे कम पशु संपदा कहां पर है, जैसलमेर। फिर इसके बाद, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी नहीं पंचदेवों की प्रतिमाएं हैं। तो आप देखिएगा, ये है आपकी शिला देवी। ये कौन है, आपकी शिला देवी। ध्यान दीजिएगा, शिला देवी का मंदिर, शिला देवी की मूर्ति भी मानसिंह फर्स्ट ही लाया था। जैसा आपने आगे पढ़ा जगत शिरोमणि मंदिर चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाया था, तो ऐसा एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पर, किस देवी की मूर्ति पंचदेवों की प्रतिमा है। तो ये जो मूर्ति है, इसे भी आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट, बंगाल, कहां के, बंगाल के राजा थे केदार को हराकर बंगाल से लेकर आए थे। तो आप देखिएगा, ये जो मूर्ति है बंगाल की है, इसलिए ये मूर्ति पाल शैली में बनी हुई है। बंगाल में जो मंदिर होते हैं वो किस शैली के होते हैं, पाल शैली के होते हैं। और पाल शैली के जो मंदिर होते हैं उसकी मूर्ति की विशेषता होती है कि उसके ऊपरी भाग का मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो आपका ललाट है यहाँ पर पंचदेवों की प्रतिमा। तो पाल शैली की जो मूर्तियां होगी उसमें क्या होगी, पंचदेवों की प्रतिमा होगी। तो ये मंदिर कौन सा है आपका, शिला देवी का मंदिर। ये मानसिंह बंगाल से लेकर आए केदार को हराकर इस मूर्ति को, और इस मूर्ति से इसने आमेर का जो किला है उसके जलेब चौक,
आमेर का किला है जिसका कौन सा चौक है, जलेब चौक में इस मंदिर को उसने बनवाया था। तो शिला देवी के मंदिर मतलब कौन की मूर्ति के ऊपरी भाग पर पंचदेवों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। अच्छा, इस मंदिर की एक और विशेषता है, इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर चरणामृत के रूप में भक्त को शराब या जल दिया जाता है। वो यही मंदिर है जिसको लेकर आया मान सिंह बंगाल से। तो ये शिला देवी का मंदिर है जिसकी मूर्ति के ऊपरी भाग पर बनी हुई है पंचदेवों की मूर्ति। इसके बाद मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं, किसकी नहीं खाते? तो ये है आपके कौन, भूरिया बाबा। कौन है ये? भूरिया बाबा, गौतमेश्वर ऋषि महादेव। इनका नाम क्या है दूसरा? गौतमेश्वर ऋषि महादेव, गौतमेश्वर ऋषि महादेव। यह है आपके गौतमेश्वर ऋषि महादेव। तो इनके दो मंदिर है राजस्थान में, एक तो है आपका सिरोही में और एक है आपका प्रतापगढ़ में। तो ये जो भूरिया बाबा है इनको गौतमेश्वर ऋषि महादेव के नाम से भी जानते हैं। और मीणा जाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो आपका कोई मित्र हो तो आप उससे कहें भाई तुझे भूरिया बाबा की कसम, तो वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो किसकी झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा। इनको शक्ति का प्रतीक मानते हैं मीणा जाति के। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? भूरिया बाबा। आगे बात कर रहा हूं मैं, कीका किसके बचपन का नाम था? मजेदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राणा कीका, कीका नहीं राणा कीका। महाराणा प्रताप इसका नाम है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को राणा कीका भील जाति के लोग कहते थे। कीका का मतलब होता है भीलों की भाषा, वागड़ी भाषा में छोटा बच्चा। तो राणा कीका यानी राणा प्रताप उस समय जब छोटे थे तभी वो भीलों के साथ रहा करते थे। और राणा प्रताप जिन्होंने लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध, तो राणा प्रताप का सबसे प्रमुख सहयोग, सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया था? इसी भील जाति के लोगों ने। तो भील जाति के लोग ही महाराणा प्रताप को क्या बोलते थे? राणा कीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आता है। इसके बाद जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कहां से मिले? तो भाई साहब ये मिले कहां से आपको? कालीबंगा से। कालीबंगा से खुदाई में, ध्यान दीजिए, कालीबंगा की खुदाई अमलानंद घोष ने की थी 1952। इसकी खुदाई, इसकी क्षमा कीजिए, खोज की थी अमलानंद घोष ने, और इसकी खुदाई करवाई थी आपके बीवी लाल और बी के थापर ने। तो आप देखिएगा वहां पर जब खुदाई हुई तो वहां पर आपको क्या मिला? जुता हुआ खेत, मतलब धरती दबी हुई है लेकिन उसको जब आपने मिट्टी हटाई तो वहां पर बाकायदा बीज बो रखे उन्होंने। तो खेत को क्या कर रखा है? जोत रखा है। और ये जो खेत थे ये इस प्रकार जालनुमा पद्धति के हैं। जालनुमा पद्धति के मतलब इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है? एक ही खेत में दो प्रकार की फसलें उगा रखी। एक ही खेत में क्या कर रखा है इन्होंने? दो प्रकार के बीज बो रखे। बताओ, जाली बन गई, ग्रिड, खिड़की की जाली दिख रही, वो इस तरह की जाली। तो जालनुमा कृषि करते थे। एक तरफ तो गेहूं लगा दिया और एक तरफ लगा दिया बाजरा। समझ रहे हो? दो दिशाओं में, इस तरफ तो गेहूं बो दिया और इस तरफ क्या बो दिया इन्होंने? बाजरा बो दिया। तो इस तरह के जुते हुए खेत कहां से मिले इनको? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख चीज थी आपकी ये जुते हुए खेत। फिर क्या कहता है ये? मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। बताइए मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। तो उस समय पर आप देखिएगा इसमें 4 रियासतें जोड़ी गई थी। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर। और डी फॉर कौन सी थी? धौलपुर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो ये सारी आ रही, सभी मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। तो कुल मिलाकर सारी रियासतें ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और डी फॉर धौल। तो ये सारी रियासतें इसमें शामिल। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण सा पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने आज देखे। और आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये आपको आने वाली परीक्षा में अवश्य दिखाई देंगे, जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे आगे अगले प्रश्न सीरीज के अंतर्गत। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा और इनको जरूर याद कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। धन्यवाद।